नमस्कार। 9 AM संस्करण पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जलील राठौर साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ठंड पड़ रही है जलील राठौर साहब वहां पर। जी, आपकी जैकेट और टोपी देखकर लग रहा है कि -2 -4 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं आप। -4 चला गया कल रात को, आज इससे भी ज़्यादा होने की उम्मीद है और इस वक़्त जो सर्दियाँ चल रही हैं, वो ज़रा नॉर्मल से कुछ नीचे ही टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा जी, है। जी। मामले को थोड़ा गर्म करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने पूजा स्थल अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हस्तक्षेप आवेदन यानी कि इंटरवेंशन पिटीशन में उत्तर प्रदेश के संभल के हाल में हुई हिंसा का भी उल्लेख किया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट को रुख किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें अनुमति देने का परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने हस्तक्षेप आवेदन में उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हुई हिंसा का उल्लेख भी किया, जहां एक अदालत ने शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दी थी, जिसमें एक सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदन को उसी दिन स्वीकार किया गया था जिस दिन मुकदमा दायर किया गया। इस घटना के कारण व्यापक हिंसा हुई और रिपोर्टों के अनुसार कम से कम 6 लोगों की जान चली गई। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई घोषणा का मतलब है कि इस तरह के विवाद देश के हर कोने में सिर उठाएंगे और अंततः कानून के शासन और सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म कर देंगे। इसने पिछले कुछ सालों में विभिन्न मस्जिदों दरगाहों के बारे में कई दावे ऐसे जा चुके हैं जिनके दावों किया गया है कि वे प्राचीन मंदिर हैं और दलील दी जाती है याचिकाकर्ताओं के दावों की बयानबाजी और सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जाता है। इसमें तर्क दिया गया कि अतीत के प्राचीन शासकों के संबंध में याचिकाकर्ता की कथित शिकायत को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संबोधित नहीं किया जा सकता है और ना ही 1991 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए वैध आधार है। मैं आपके पास आता हूं ये बात करके कि मैंने आज तमाम टीवी चैनलों पे देखा, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल जो सत्ता पक्ष के साथ खड़े होते हैं, उनके अंधभक्त कह लीजिए या उनके गोदी मीडिया के चैनल कह लीजिए या उनके गोदी मीडिया के पत्रकार कह लीजिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में वो कहते हैं कि अयोध्या डिस्प्यूट 1947 से पहले की थी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को करार दिया गया, उसमें मथुरा और काशी जो है वो शामिल नहीं है। वीएचपी के अशोक सिंघल उस समय सैयद साबुद्दीन के साथ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो उस समय मेंबर थे और कर्ता धर्ता थे, उन्होंने कहा कि जितनी भी एक्सकवेशन होती हैं उनमें मंदिर अगर पाए जाते हैं तो मुसलमान अपना हक उन मस्जिदों पर से हटा देंगे जहां पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। इस तरीके की बातें संभल, बदायूं और शिमला की इलीगल कंस्ट्रक्शन मस्जिद की बात करते हैं। कटरा केशव देव मंदिर 1966 की समिति को इलीगल बताते हैं कि मथुरा वाला मामला 1947 के पहले का है। काशी और मथुरा तो हम लेकर रहेंगे। और अब ज्ञानवापी के वजूखाने में जिस तरीके से शिव महादेव के मंदिर को ढूंढा जा रहा है और दूसरी तरफ आरएसएस के मोहन भागवत ये कहते हैं कि शिवालय मत ढूंढिए मस्जिदों में। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये सारा मामला तूल क्यों पकड़ रहा है? क्या अब डेवलपमेंट एजेंडा, विकास का मॉडल थक चुका है कि सांप्रदायिकता के आधार पर मस्जिदों में खुदाई करके मंदिरों को ढूंढा जा रहा है? क्या अगर उन मंदिरों के नीचे मस्जिद मिलती है तो क्या ये रूल वहां भी लागू होगा? जलील राठौर साहब। देखिए ये कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी है, जिस पर यही वक़्त है कि रोक लगाई जाए, नहीं तो इसके जो अ, नताइज निकलेंगे वो बहुत ही भयानक होंगे। और जहाँ तक आपने इस तरह की राजनीति की बात की तो हम में से शायद कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि ये राजनीति अ, जो इक़्तिदार है, पावर है, कुर्सी है, उस तक का ज़ीना है। क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर आप अगर देखेंगे तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं हुई है, जिसको डेवलपमेंट के दायरे में बताया जा सके। अगर कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं, उनमें से अक्सर 90-95% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो कांग्रेस के ज़माने में ही
जिनकी शुरुआत हुई थी और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, बेशतर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, जिनको हम स्कीमें भी कह सकते हैं, जो कांग्रेस के वक़्त की थी, बस उनका नाम बदल दिया गया। जिस तरह कई जगहों का नाम बदल कार्यक्रम चला था, तो उन स्कीमों का भी नाम बदल कार्यक्रम के तहत नाम तब्दील किए गए। तो ये एक ऐसा जीना है, जो इक़्तिदार की तरफ जाने के लिए अब एक मुस्तहकम मुस्तहकम मानिए कि एक बहुत ही मज़बूत तरीका साबित हुआ है, एक ख़ास पार्टी के लिए। तो क्यों वो इस नुस्खे को छोड़ देंगे? इस नुस्खे को क्यों वो बिल्कुल ऐसे ही तर्क कर देंगे? बाकी आप जहाँ तक देश की बात है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में जो संविधान में सबसे पहला लफ्ज़ है, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन अब जो उसके मानी हैं, वो तब्दील कर दिए गए हैं। हालाँकि संविधान में अभी तक इस तरह की कोई प्रैक्टिकल तब्दीली नहीं लाई गई है, जो हमारा संविधान का दस्तावेज़ है, डॉक्यूमेंट है। लेकिन जो सोच है, वो अब अलग तरह की बन गई है। वी द ए पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ इंडिया, जो चाहें कर सकते हैं। तो इसमें अब पॉन्स हैं। डायरेक्टली तो कोई नहीं कर रहा है, अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं, वो हैबिचुअल पॉन्स हैं, जो इस तरह के मुकदमात दायर करते हैं और उसके बाद उनको कई तरफ से बल्कि हर तरफ से सपोर्ट ही मिल रहा है और अगर कोई उसका विरोध करे, उसके हिस्से में गोली आती है और वो गोली जो आती है, उसको चलाने वाले का नाम भी धोया जाता है कि उसको अज्ञात साइड से बल्कि कई तरह से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि उन लोगों की तरफ से ही गोलियाँ चलाई। तो इसका मतलब है या तो उन्होंने एक-दूसरे पे गोलियाँ चलाई या अपनी कनपटियों में पिस्टल रख के अपनी खुदकुशी कर ली। तो इस तरह का जब माहौल हो मुल्क में, तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें किनको रास आती हैं और किनको मुफ़ीद होती हैं और जिनको मुफ़ीद होती हैं, तो क्या वो इस स्थिति में हैं कि उनके लिए इस चीज़ को छोड़ना अ, आसान होगा या उनका हृदय परिवर्तन कभी हम जल्द ही अनकरीब देख सकते हैं। इन द नियर फ्यूचर इन इंग्लिश वी कैन से कैन वी सी देयर हार्ट्स एंड माइंड्स चेंजिंग इन वेरी नियर फ्यूचर। तो खैर वो उस तरह की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। फिर इस मामले में इस जो गोरख धंधे में डिविडेंड्स भी है। इफ वी गो टू बाबरी मस्जिद केस तो उसमें अगर हम सैयद शहाबुद्दीन की मिसाल दी जाती है, कौन है वो? हू इज़ ही? आई एम अ मुस्लिम, ही डज़ नॉट रिप्रेजेंट मी। ये हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं, उनकी कोई इस वक़्त रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो सैयद शहाबुद्दीन जब से बाबरी मस्जिद का मसला खत्म हो गया तो ही इज़ नोवेयर एंड ही वाज़ रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर प्लेस। वो एक ख़ास जगह की नुमाइंदगी कर रहा था। अब सोचने की बात ये है कि उन्होंने क्या कहा था जो आपने जिन लोगों का नाम लिया कि सैयद शहाबुद्दीन ने कहा था कि मस्जिद खोदी जाए और उसके नीचे देखा जाए मंदिर है कि नहीं। तो उन्होंने क्यों कहा था? बिकॉज़ ही वाज़ डैम श्योर कि उसके नीचे कुछ नहीं है। वो उस लॉजिक पे बात करके ये चीज़ कह रहा होगा कि ये देखिए यहाँ पे मंदिर था कि नहीं, व्हिच वाज़ प्रूव्ड इन द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद के मसले में फैसला दिया, अगरचे फैसला उन्होंने विध्वंस करने वालों के हक में ही दिया, आस्था की बुनियाद पे, कानून की बुनियाद पे नहीं। लेकिन क्या उस फैसले में ये ज़िक्र नहीं किया गया था कि ऐसा कोई सबूत नहीं पाया गया जिसकी बल पर कहा जा सके कि मस्जिद के नीचे मंदिर था या कोई ऐसे आसार मिले कि मंदिर को ढाकर मस्जिद बनाई गई थी। ख़ैर माइट इज़ राइट। तो वो चीज़ उन्होंने वहाँ पे कर दी। अब जहाँ तक मैं डिविडेंड्स की बात कर रहा था, तो ये 2 जजमेंट्स हैं बाबरी मस्जिद के मामले में। एक जजमेंट है जिसमें अ, मस्जिद की जगह जगह मंदिर बनाने की अनुमति दी गई थी
और साथ में ही कुछ एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए भी अलॉट की गई थी, उस पे भी बात करना ज़रूरी है। और दूसरा केस था बाबरी मस्जिद को ढाने का, जो बहुत से लोगों पे हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, वो भी उसमें नामज़द थे। लेकिन जिस जज साहब ने उस फैसले में उनको बरी कर दिया, तो उनको क्या मिला फिर? डिविडेंड के नाम पे जो डिविडेंड का ये सिलसिला चला है, वो यूपी लोकायुक्त का प्रेज़िडेंट बनाया गया, सदर बनाया गया। और बाबरी मस्जिद के जो जज हैं, जो बेंच था उसमें से एक को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, दूसरे को कहीं का गवर्नर बना के भेज दिया गया और तीसरा जो अभी हाल ही में कह रहा था कि भगवान के साथ मशवरा करके मैंने वो फैसला बल्कि लिखा था, दिया था और ये भी कहा था कि आस्था आस्था मेरी जो भगवान पे है, तो उस भगवान ने मेरी मदद की वो फैसला करने के लिए। अब डिविडेंड से वो भी exempted नहीं है, उनके बेटे को भी कुछ मिला है और अभी कुछ ही अरसा हो गया उनको रिटायर हुए। और जहाँ तक वो मस्जिद को 5 एकड़ ज़मीन की बात की गई थी, तो अगर हुकूमत की नज़र में दोनों धर्म एक ही नज़रिए से देखे गए होते तो शायद वहाँ मस्जिद भी बन गई होती। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने अगरचे राम मंदिर का उद्घाटन किया, प्राण प्रतिष्ठा की, वो सेरेमनी के वो उसकी सदारत की, तो शायद वो भूल गए थे कि यहाँ पर एक मस्जिद बनानी साइमल्टेनियसली एक मस्जिद बनाने का भी ऑर्डर हुआ था। वो मस्जिद बनी कि नहीं वो देखना चाहिए था उनको, उस जगह पे जाके खुद ही देखना चाहिए था कि वहाँ मस्जिद है कि नहीं। तो एक ऐसा सिलसिला है जो न थमने वाला सिलसिला है और इसमें से जो मक्खन निकल रहा है वो किसी को बहुत पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत टेस्टी है। तो जिसके लिए वो टेस्टी है उसके हाथ में ही सब कुछ इस वक़्त कमान भी है, बागडोर भी है। तो ऐसे में इस तरह की बातें कोई नई बात नहीं है या कोई अनोखी बात नहीं है। ये सिलसिला ये चल पड़ा है। इसमें आप रोकथाम की कोई वो सूरत नहीं देखेंगे यस, इन नियर फ्यूचर एंड क्या है कि वन मस्ट से दैट थिंग्स आर गोइंग इन अ वेरी बैड डायरेक्शन एंड पीपल आर आल्सो फॉलोइंग प्रे टू इट। इसके अलावा देखिए ये तो मस्जिदों की बात हुई, मंदिरों की बात हुई। आप देखिए ग्राउंड पे क्या हो रहा है। अभी आज के ही 3 किस्से जो मंज़र आम पे आए हैं। एक है उनमें वहाँ का क्या कहते हैं कि अपना मुरादाबाद का। मुरादाबाद में एक हिंदू ने मुसलमान को मकान बेच दिया। खुद वो डॉक्टर हैं और जिनको बेचा था वो दंपति भी डॉक्टर हैं। तो उनसे खतरा है वहाँ की महिलाओं को। वो उन्होंने उनके खिलाफ वो प्रदर्शन किया है और कह रहे हैं कि इन लोगों को मकान हम यहाँ बसने नहीं देंगे। दूसरा वाक़ा रतलाम का है जहाँ 3 बच्चों की बड़ी बेदर्दी से पिटाई की गई, जय श्री राम बुलवाया गया उनसे। और आप देखिए उत्तराखंड में एक महिला ने अपने घर में नमाज़ पढ़ी, तो पुलिस का भी साथ था और वो वहाँ पे कानून की बात नहीं कर रहा था, बल्कि जो दंगाई उधर गए थे उनको डराने-धमकाने के लिए उनकी सफाई दे रहे थे। तो अब ये मामला घरों तक पहुँचा है, तो आप मस्जिद की बात करते हैं। इट्स अ होपलेस सिचुएशन व्हिच वी आर सीइंग एंड वेरी कंसर्निंग फॉर द कंट्री एज़ अ होल। इट्स नॉट फॉर me alone uh, as a member of a minority community for or any other person from the minority community. It is for all the people of the country. ये concerning issue है और अगर ये पेंडोरा बॉक्स इसी तरह खोल दिया गया तो शायद हालात वो नहीं रहेंगे। आप कितनी गोलियां चलाओगे, कितनों को मारेंगे? करोड़ों है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, दलित भी आते हैं। हर एक के खिलाफ कहीं न कहीं अत्याचार की खबरें तो आती ही रहती हैं। आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। तो एक हेगेमनी है जो जिसको बरकरार रखने के लिए ये तरीके हैं। बाकी कुछ लोगों को बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं। वो गंद में ही रहना चाहते हैं। वो कोई डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। दुनिया जब तरक्की की तरफ जा रहा है तो वो खुदाई में ही यकीन रखते हैं। खोदिए, हर जगह खोदिए, मत छोड़िए कोई जगह। खत्म कीजिए एक बार, फिर दूसरा मसला ले लेंगे। अदलिया में भी चल रहा है, जुडिशरी में भी सिलसिला चल रहा है। पहले तो
नागरिकता कानून, उसके बाद ट्रिपल तलाक, अब वक्फ बोर्ड, उसके बाद यूसीसी, पता नहीं क्या-क्या आने वाला है अभी। तो हर तरफ से ये जो तोपें लगी हुई हैं, टारगेट एक ही है और हथियार हर तरह के। जी, टारगेट एक ही है और हमला करने के लिए उस पर कई तरह के, कहीं पे तोपें हैं, कहीं पे स्टेन गन है, कहीं पे बंदूक है, तो कहीं पे रॉकेट है। तो चलने दीजिए। जी। जी। बहुत ही मार्मिक दर्श पेश किया आपने और बहुत ही सच्चाई से ये सारी बयान की है। मुझे वो बात याद आ जाती है जिसमें कहते हैं ना खुदा ही मिला ना वसाले सलम। इस तरीके की खुदाई में क्या मिलेगा आपको? ना खुदा मिलेगा ना भगवान मिलेगा। इंसान ही इंसान के खिलाफ लड़ रहा है और सांप्रदायिकता के आग में झोंक रहा है। मीनू जैन जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। शॉर्ट नोटिस पे मैंने आपको बुलाया और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप पहुंची। पब्लिक कमेंटेटर भी हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं और बहुत सारी चीजों पर पैनी नजर रखती हैं। आज आपने ये जो मंदिर मस्जिद वाला वीडियो मुझे भेजा था और मैं इतना विचलित हो गया उस वीडियो को देखकर, किस तरीके का दुष्प्रचार और नाम ले लेकर सोशल मीडिया के, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन लोगों के नाम ले लेकर, लीडर्स का नाम ले लेकर, शिवसेना के लोग क्या कह रहे हैं, देखिए फलाना मीडिया का चैनल क्या कह रहा है, और एक कम्युनिटी को टारगेट कर कर जिस तरीके से बताया जा रहा था कि अगर काशी और मथुरा अगर दे दिया गया होता तो शायद ये इतनी आग नहीं फैलती। उस समय एक समुदाय के लोगों ने काशी मथुरा पर नहीं गाज नहीं रखने दी, लड़ाई लड़ाई जारी रखी और अब नतीजा ये है कि अब हम सब जगह जाएंगे, सब जगह खुदाई करेंगे और सब जगह इस तरीके की चीजें करेंगे। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी जो अब सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन लेके गई है, उन्होंने कहा है कि ये विधायी अधिनियम को चुनौती देने वाला अनुच्छेद 32 याचिका में संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर प्रावधानों की असंवैधानिकता को इंगित करता है और पिछले शासकों के कथित कृत्यों के खिलाफ प्रतिशोध की मांग करने वाले बयानबाजी के तर्कों को संवैधानिक चुनौती के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। हालांकि अभी जलील साहब ने जो जिक्र किया अयोध्या के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से यह माना था कि न्यायालय आज कानून की अदालत में हिंदू पूजा स्थलों के खिलाफ मुगल शासकों की कार्रवाइयों से उत्पन्न दावों पर विचार नहीं कर सकता। इट इज अ क्लोज चैप्टर। आप ये नहीं कह सकते कि मुगल शासक आए, उन्होंने मंदिर ढाए। अरे जहां मंदिर बने थे वहां बौद्ध विहार थे, आपने बहुत सुपास भी खत्म किए। आज आपके साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, वहां सब बुद्ध धर्म को मानते हैं। तो यहाँ के बौद्ध जो थे और जो बौद्ध विहार थे, जो बौद्ध स्तूपास थे, वो कहाँ चले गए? अगर मंदिरों के नीचे झांकेंगे तो शायद वो बौद्ध विहार भी मिलेंगे। तो जो भी शासक आता है वो अपने हिसाब से चीजें करता है। फिर उनको बाबर की औलादे कहना, औरंगजेब की औलादे करना कहना और नैतिक रूप से इस तरीके का सोसाइटी का जो जिस तरीके से चीरफाड़ किया जा रहा है या चीरहरण किया जा रहा है, वो तो देश को विकास की ओर नहीं विनाश की ओर लेके जा रहा है। आप दोवन दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं सारी माइनॉरिटीज को, ताकि कोई अपना सर उठाकर कह ही ना सके कि मैं हिंदुस्तानी हूं या मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। किस भारत की परिकल्पना कर रहे हैं? और दूसरी तरफ फ्रॉड पे फ्रॉड हो रहे हैं और इनके जो चहेते कैपिटलिस्ट हैं उनको सारे संसाधन दिए जा रहे हैं। एक तरीके तो गवर्नेंस को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और गवर्नमेंट अपने को बचाने के लिए इस तरीके के कृतक कर रही है। क्या कहना है आपका मीनू जैन जी, आपने जो ऑब्जर्व किया इसमें? देखिए, जलील साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ फरमाना। जी, जी, जी जी, जी, मैं आपके ही संदर्भ में कहना चाहता था। मैं आपको अच्छा, अच्छा। काफ़ी अरसे से देखता हूँ, काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ आपसे। मैं जी, शुक्रिया। आभारी हूँ जनाब का जिन्होंने मुझे ये आत्मजीत जी का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझे इस जी, काबिल शुक्रिया। समझा कि मैं उस पैनल बहुत में बैठूँ, जहाँ मीनू जी बैठी हैं। जी, जी, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया। आपने ज़रा नवाज़ी का शुक्रिया कहूँगी मैं तो। तो जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। जी, अभी मैं आपसे ये कह रही थी आत्मजीत जी, आपने बौद्ध विहारों की बात की, साथ में जैन मंदिर क्यों भूल जाते हैं आप लोग? मैं अक्सर मैंने क्योंकि एक दूसरे चैनल पे मैंने इसके बारे में बहुत लंबी बात कही है, 2-3 बार कही है और उसके बाद से जैन मंदिरों के बारे में एक हलचल पैदा हुई है। और तो बल्कि मैंने किन्हीं से पूछा, एक बड़े इंटेलेक्चुअल थे, मैंने कहा, "भई जैन मंदिरों की बात क्यों नहीं हो रही है? सभी लोग बौद्ध विहारों की बात क्यों कर रहे हैं?" तो उन्होंने कहा कि जैन मंदिरों के बारे में किसी को पता ही नहीं है, बात क्या करेंगे? तो मैंने कहा, "मैंने बताया है।" तो बोले, "आज आपने बताया है तो अब देखिएगा।" तो उसमें हलचल शुरू हुई है। अब देखिए,
जो खाली ये नहीं है, जो इसमें विष्णु शंकर जैन और जो आपके विष्णु जैन और हरिशंकर जैन जो फादर सन ड्यू है, वो विष्णु सहाय और हरिशंकर जैन जी, फादर एंड ओके, सन। हाँ हाँ जी हाँ जी जी। तो वो लोग जो दोनों उन्होंने जो बात कर रहे हैं वो हिंदू मंदिरों के लिए कर रहे हैं कि ठीक है आप वकील हैं, करिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, उसको आपको फ्रीडम है। लेकिन मेरा उनसे एक गुजारिश है कि वो जो जैन मंदिर जो कब्जे में है हिंदुओं के, उनके बारे में भी कुछ सोचे। बहुत सारे जैन मंदिर है और एक लंबी लिस्ट है, तिरुपति, बद्रीनाथ, केदारनाथ, शबरीमाला और आपका मीनाक्षी टेम्पल, आपका छत्तीसगढ़ में महामाया टेम्पल, तेलंगाना में, मतलब एक एक नहीं हजारों ऐसे मंदिर हैं। जो 2000 मंदिर की लिस्ट जैन लोगों के पास है जो कि इनके कब्जे में है। तो उसमें कुछ भी आपको सर्वे वर्वे कुछ नहीं करना है, खाली जो प्रतिमाएं हैं उनके ऊपर से जो वस्त्राभूषण लगा रखे हैं उन्होंने, उनको उतार दीजिए तो अंदर से वो जैन प्रतिमाएं निकलेंगी। और बौद्ध की प्रतिमाएं तो निकलेंगी ही, उनका तो काफी उसके बारे में रिसर्च भी हुआ और पब्लिक में मैसेज भी इसके बारे में है, नॉलेज है लोगों को। तो ये जो है आपने कहा कि हमें काशी मथुरा भी दे देते तो ये नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये तो क्योंकि आपको ध्यान होगा इनका नारा ही यही था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अच्छी बात है जी, तो ये तो क्या होता है कि ये तो सुरसा का मुंह है, आप मथुरा काशी दे देते तो उसके बाद बताते हैं कि अभी पहले तो इनके पास 20,000 की लिस्ट होती थी मस्जिदों की, अब आपको जो मैंने वीडियो भेजा उसमें 1.25 लाख की लिस्ट हो गई है। तो वो जो है क्योंकि इनको देखिए इस वक्त जो ये 240 इनकी जो सीटें आई उसके बाद ये लोग हतप्रभ थे कि हुआ क्या ये, कि मोदी जी का तो जलवा खत्म, अब क्या लाए। तो उसमें ये जो इन्होंने लाए और उसके बाद बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, मतलब आप ये देखिए सबका साथ सबका विकास से शुरू हुई थी इनकी यात्रा मोदी जी की, और कहाँ आके रुकी है, बटेंगे तो कटेंगे पे, और एक है तो सेफ है। मतलब आप भूल गए सबको साथ लेना, और सबका विश्वास की भी बात जोड़ा था उसमें, विश्वास तो खो चुके आप। अब इस वक्त जो संभल में हुआ वो एक मुस्लिम असुरक्षा की, जो मुस्लिम मानस के भीतर जो असुरक्षा घर कर गई है अपने भविष्य को लेके, इवन अपने अस्तित्व को लेके, वो उसका रिफ्लेक्शन है, हुआ है। आप भले ही खुश होते रहिए जो आपने कहा जैसे कि, और जलील साहब ने भी कहा कि आप खुश होते रहिए इस बात को लेके, लेकिन आपको आपको समझना पड़ेगा कि आप दूसरे आदमी को, जो सामने वाला है वो भी हाड़ मांस का पुतला है, वो जैसे आपकी आस्था का सवाल है ऐसे उसकी भी आस्था का सवाल है। और अगर फिर खो देंगे तो फिर ये पूरा देश खुद जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, इतिहास के पन्ने अगर पलटने चाहेंगे, और आप इतिहास को आपने क्यों ठेकेदारी ले रखी है क्या इतिहास का बदला लेने की, और इतिहास के बदले में तो दलितों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए हैं हिंदुओं द्वारा, उसका भी सेटलमेंट होना चाहिए। फिर तो उसका क्या मुआवजा दे रहे हैं दलितों को हिंदू लोग। तो अगर इतिहास की बात लेने बैठे तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है, गलत भी हुआ है, ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी बातें सही हुई हैं पास्ट में, लेकिन जो गलत हुआ है उसके बारे जो आप जो बात कर रहे हैं वो एक ऐसा एंडलेस है, बिल्कुल वो जो चीज है उसका कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेगी। आपने जो संभल का डाल दिया, फिर उसके बाद आपकी अजमेर शरीफ की दरगाह आ गई, उसके बाद बता रहे हैं कि कोई बदायूं की भी किसी मस्जिद का नया सिलसिला शुरू हो गया है। तो जो जस्टिस चंद्रचूड़ जो तिल्ली लगा के गए हैं फूस में, उस जो फूस की आग जो है वो बढ़ती चली जा रही है और बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ को इस चीज का अंदाजा था कि वो क्या कर रहे हैं और क्या इसका असर पड़ने वाला है, और ये जो उन्होंने शुरुआत की वो बहुत लंबे समय तक वो डिविडेंड देगी। हिंदू जो ये तथाकथित तौर पे भगवा समाज के लोग हैं जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं आजकल, तो ये चीज जो है जल्दी से तो देखिए आत्मजीत जी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जो चीज एक ये था कि मोदी जी को लगा था कि नहीं मैंने अभी अपने आप को हिंदू हिंदू करके, हिंदू हृदय सम्राट करके स्टैब्लिश कर लिया है, तो वो अभी थोड़ा सा ये जैसा जिसको आप वो रेवड़ियां भले ही कहते हो, लेकिन वो खुद भी बांट रहे थे, वो उनको ये लगा था कि मेरे पास ये एक टूल है जिसके जरिए मैं अभी लंबा समय तक राजनीति में टिकूंगा। लेकिन अब क्या है कि वो वापस वहीं चले गए हैं जिसकी सवारी वो करके आए थे, क्योंकि गुजरात में जो उन्होंने स्टैब्लिश किया अपने आप को, उसमें यही था शुरू, वहां तो शुरुआत ही इसी चीज से हुई थी, हिंदुत्व से ही शुरुआत हुई थी। जब साबरमती एक्सप्रेस बैठ के वो देख रहे थे मोदी जी, तो वो क्या था, वो यही था, वो ये बता रहे थे। मतलब आप उनकी दबंगई देखिए, हिम्मत देखिए
कि कितना बड़ा कांड कर दिया और उसके बाद वो दिखा रहे हैं कि देखो मैं ये करके आया हूं और लोग देख रहे हैं बैठे हुए। तो ये सारी जो ये चीजें हैं, देखिए ये अभी ये किस मुहाने पे ले जाके छोड़ेंगी देश को। बात हो रही है 3 ट्रिलियन तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की, कि हम दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे। लेकिन लगे हुए का आप किस काम पे हैं? आप नेशन बिल्डिंग के काम पे तो नहीं लगे हुए हैं, आप तो नेशन की खुदाई करने के काम पे लगे हुए हैं। तो खुदाई करने का आप कहें कि ये जो समय है और ये जो राष्ट्र निर्माण का समय है, या दुनिया में अपनी जगह बनाने का समय है, या आप जो विश्व गुरु बनने की जो दावा करते हैं, तो कोई विश्व गुरु के घर के आंगन में तो झांक के देखे कि वहां तो खुदाई चल रही है, वहां तो मारकाट मची हुई है, वहां तो लड़ाई हो रही है आपस में, असुरक्षा का भाव है एक दूसरे के प्रति। और जो आपने अभी बताया, जलील साहब ने मुरादाबाद का जिक्र किया, कितनी शर्मनाक घटना है एक सभ्य समाज के बीच में। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और हमें एक अपना ही मुल्क का वासी बर्दाश्त नहीं है अपने पड़ोस में। और जो बात आ रही है ना कि बजाज साहब अपना वो मित्र, जो इन बजाज साहब डॉक्टर ने बेचा वो मुस्लिम दंपति डॉक्टर को, उसको उसके खिलाफ वो नारे लगा रहे हैं। एक्चुअली तो आत्मजीत जी, उन जो बजाज साहब है जिन्होंने उन्होंने बेचने की पेशकश इन्हीं कॉलोनी वालों को की होगी, सबके घर गए होंगे एक एक के घर कि भी आप खरीद लो, आप खरीद लो, आप खरीद लो। इन्होंने उसके औने पौने दाम लगाए होंगे। समझिए वो 1 करोड़ का घर होगा या 2 करोड़ का, इन्होंने कहा होगा कि 1 करोड़ देंगे हम तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो मुझे सही दाम देगा उसे दूंगा मैं। तो अब क्योंकि उन्होंने जो उनको सही दाम मिला उन्होंने दे दिया, तो इनको अब बेचैनी हो गई। और ये जो इस तरीके की आप ब्लैटेंटली देखिए ना कि किस तरीके से खुलेआम प्रदर्शन हो रहे हैं एक सभ्य समाज में के अंतर के बीच में। फिर अगर आपको कहीं विदेश से कोई रिपोर्ट आ जाती है आपके रिलीजियस टॉलरेंस फ्रीडम के ऊपर के इंडेक्स के बारे में आ जाती है कि आपका इंडेक्स नीचे गिर रहा है रिलीजियस टॉलरेंस में, तो आपको फिर मिर्ची लगती है। फिर आप उसको टुकड़े टुकड़े गैंग, जॉर्ज सोरोस फंडेड और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। एक सोरोस इनके हाथ लगा हुआ है आजकल। तो इनको पता नहीं है ट्रम्प का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो सोरोस का हेज फंड मैनेजर रहा हुआ है पहले। तो मोदी जी बात करेंगे उससे या नहीं करेंगे? तो बोलने से मतलब है क्या होता है कि ये जो बैक होम इनका जो इनकी ऑडियंस है भक्तों की, उनको कुछ लेना देना जानकारी है नहीं। उनको इन चैनलों से और ये व्हाट्सएप से, जो मैंने आपको चैनल का भेजा लिंक, इस तरीके के इनके हजारों चैनल हैं और उसमें एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है जो इस मामले के एक्सपर्ट्स हैं और आके वो बोलते हैं। कई सारे इनके चैनल्स हैं वो। तो इन्होंने तो पूरी इंडस्ट्री खोल रखी है इस चीज की और उसपे दिन रात काम चल रहा है और उसका आप देख ही रहे हैं नतीजा। और अभी आप देखेंगे ज्ञानवापी में या और अदर प्लेसेस में अभी क्या होगा। अब तैयारी ये हो रही है कि संसद का में कानून बनाए, उसको जो रिपील किया जाएगा, उसको जो पुराना कानून है, और ये नियर फ्यूचर में हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो आपने भी इशारा किया कि राहुल गांधी, जब उनको आगे संभल नहीं जाने दिया गया, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां जा रहे थे, वो वापस संसद में आते हैं। संभल पर जो 6 लोग मारे गए उन पर सवाल पूछने की बजाय लीडर ऑफ ऑपोजिशन को टारगेट किया जाता है। निशिकांत दुबे, आपका त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी और तीसरे किरण रिजिजू। और वो कहते हैं कि आपकी तो टूल किट है, आप जॉर्ज सोरोस के साथ हैं, आप अदानी के खिलाफ हैं। ये इंडिया की सोवरेनिटी अदानी की सोवरेनिटी कब बन गई ये पता ही नहीं लगा। और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हो और जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, सब लोग लगे हुए हैं। चलिए इनका जो ट्रांसमिशन का जो चार्जेस है वो माफ कर दीजिए, चलिए इनको और टैक्स हॉलिडे दे दीजिए, चलिए इनका एसीजेड गोदा प्लांट में लगा दीजिए, इंपोर्ट ड्यूटी भी माफ कर दीजिए, एक्सपोर्ट इनकम अर्न करेंगे अदानी साहब। इस तरीके की बहुत सारे हाइपरबोल्स दिए जाते हैं और क्रोनी कैपिटलिज्म को आगे करके लोगों को धर्म की चाशनी पिलाकर 5 किलो राशन देकर ये सरकार सोचती है कि उसका दायित्व खत्म हो चुका है। जलील साहब, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लूंगा। ये जिस तरीके का संसद आपने नई पार्लियामेंट में देखा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिए जाते हैं और तमाम तरीके से पूरा जो तंत्र है, चाहे उनके मिनिस्टर हो, मेंबर पार्लियामेंट हो, उनको लगा दिया जाता है कि इनको बात मत करने दो, इनको टोको। और जो स्पीकर साहब हैं, जब उनकी बारी आती है राहुल गांधी की बोलने की, तो उससे पहले निशिकांत दुबे टपक पड़ते हैं
और उनसे कहते हैं बताइए आप जो कहना चाहते हैं अपनी बात कीजिए 3 मिनट में। तो ये सब तो एक तरीके से स्क्रिप्टेड है सारा काम। जिस तरीके से स्पीकर लोकसभा या राज्यसभा में जगदीप धनखड़ का आपने देख लिया, जो एक समय कहते थे टूटी खाट और झुका जाट किसी काम के नहीं है, आज वही कृषि मामलों में सडनली एक्सपर्ट बन जाते हैं और आपके शिवराज चौहान को कहते हैं देखो किसानों के लिए कुछ करो। और जब 100 किसान वहां से चलने लगते हैं तो पूरी 20 कंपनियां मिलिट्री की और अपनी सीआरपीएफ की वहां पे उनको रोकने के लिए खड़ी, 20 कंपनियां जाती हैं 101 आदमियों को रोकने के लिए। क्या है, किस भारत की बात कर रहे हैं हम जलील साहब? संक्षेप जी, में। मैं वही कह रहा था ना, इट्स अ मल्टी कॉर्नर्ड प्रोजेक्ट। ये एक तरह पर ये मुसलमानों को ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारे खिलाफ ये हो रहा है। वो तो एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के जज्बात को उभारने के लिए और अपनी तरफ करने के लिए। प्रताड़ना तो हर तरफ जारी है। आप देखिए कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। मतलब आज वो निहत्थे कुछ गए थे, पैदल गए थे, ट्रैक्टरों पे नहीं गए थे और उनके लिए भी किस तरह के बैरिकेड्स खड़े किए गए थे और जो सिपाही उनको रोकने के लिए वहाँ थे, उनकी शक्लें देख के खौफ आ रहा था। ठीक है, कहीं पे अगर पुलिस और प्रदर्शनकारी होते हैं, तो दोनों इंसान ही लगते हैं। वो तो रोबोट लगते थे जो उनको देख के, मतलब जैसे उनको रोबोट्स को लाया था उनको कंट्रोल करने के लिए। तो कहीं पे एक वर्दी वाला खड़ा है और कहीं पे कोई सिविल कपड़ों में एक दलित पर पेशाब करता है। तो इसी तरह क्रिश्चियंस के कहीं पे गिरजाघर तोड़े जाते हैं, उनकी प्रतिमाएँ तोड़ी जाती हैं। तो ये मल्टी कॉर्नर्ड ये जो चल रहा है, ये तो एक तरह का हुआ। दूसरा फिर सरकारी सतह पे देखो आप, अगर कसूरवार है कोई तो ही बिकम्स इनोसेंट। अगर कोई प्रताड़ित है या वो हू इज़ ऑन द रिसीविंग एंड, ही बिकम्स द कल्प्रिट। तो इस तरह का ये जो सिलसिला है, ये अब संसद में भी आ गया है। बिकॉज़ द रूलिंग डिस्पेंसेशन वांट्स टू स्टे इन पावर एट एनी कॉस्ट। वो किसी को भी ऑल्टर कर सकते हैं उसके लिए। अब आज जो आपने माननीय उपराष्ट्रपति की बात की, तो चलो वो सत्यपाल मलिक की रास्ते पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ही विल नॉट आल्सो सस्टेन। ये बहुत बड़ी समस्या है इस वक़्त। मतलब इंसान क्या दिमाग ही, ये दिमाग में ही नहीं आता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है एक ऐसे मुल्क में जिसने 1947 की खूनरेज़ी के बाद एक नई डगर पे चलने को चुन लिया था और तरक्की की हमने वो कौन-सी मंज़िल है जो तय नहीं की थी या जिसकी तरफ हम नहीं जा रहे थे। और अब पस्ती की तरफ जा रहे हैं। अब जीडीपी की बात कर रहे थे, 5 या 4 पे आ गया। आप देखिए कि यहाँ पे आम लोगों के लिए जो वेलफेयर स्टेट को होना चाहिए था, दैट हैज़ बिकम कॉर्पोरेट वेलफेयर स्टेट। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि ये जो लोग हैं इनको अगर वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्या उनका दर्द है? गरीब गरीब तर होता जा रहा है, ज़िंदा रहना उसके लिए मुश्किल है। मिडल क्लास जो सबसे बड़े सपोर्टर थे इनके, उनकी हालत देखो। अपर मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास लेवल की लेवल पे आ गया और लोअर मिडल क्लास वाला अब गरीबी की सतह पे आ गया। जी। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये किसी के लिए ठीक नहीं है। ये अभी आपने किसी जो के जिक्र लिए, किया जगदीश साहब, आपने जो जिक्र किया लोअर मिडिल क्लास का और गरीब तबके के आदमी का और मिडिल क्लास की हालत, महंगाई और इन्फ्लेशन और हर चीज के माथे, क्या उनकी तो अब उनकी तो बात करने की भी हिम्मत नहीं है। वो अपना घर चलाएं या सरकार से लड़ें। मीनू जी, ये जो लोअर मिडिल क्लास की बात की गई और इसमें एक बड़ा तबका दलित, ओबीसी और वंचित समाज का है, जिनके द्वारा इस तरीके की हिंसा की का वारदातें इंजीनियर की जा रही हैं। आपने इस बात का जिक्र भी किया था। क्या ये एक बड़ा भयानक रूप लेने की कवायद में है, या देश का वंचित दलित समाज, जिसको ये भी चिंता है कि संविधान को बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं इनसे आगे चल के अलग हो जाएगा? क्योंकि देखिए, शिंदे साहब सीएम बन के गए और डिप्टी सीएम बन के लौटे। फडणवीस साहब डिप्टी सीएम बन के गए और सीएम बनकर लौटे। तो ये जो जादू का खेल नागपुर में हो रहा है, क्या दलित और वंचित समाज के लोग इस गेम को समझ नहीं पा रहे हैं? मीनू जी। नहीं,
उनको समझ नहीं आ रहा है, तो ये बड़े अफ़सोस की बात है, क्योंकि नंबर सबका आएगा। ऐसा नहीं है। जिनका टूल की तरह, जिनको हथियार बना के आगे किया जा रहा है, जिनको कि मस्जिदों के ऊपर झंडे लहराने के लिए आगे किया जा रहा है, जिनको मस्जिदों के सामने डीजे बजाने के लिए आगे किया जा रहा है, जो कावड़ उठाने में सबसे आगे है जिनकी संख्या, उन सबका नंबर आएगा। देखिए, जिस दिन मुसलमानों से निपट लेंगे ये, जिसके इम्पॉसिबल है वैसे तो, लेकिन जो इनकी मानसिक तौर पे जो इनका निपटान हो जाएगा समझ के, उसके बाद नंबर इन्हीं का आना है, ओबीसी और दलित समाज के, क्योंकि ये विचारधारा सवर्ण वर्चस्व की विचारधारा है आत्मजीत जी, सवर्णों का वर्चस्व। आप ये जो जो लड़ाई हुई है महाराष्ट्र में, की किस चीज की लड़ाई थी? ये पेशवाशाही की लड़ाई थी कि चित्त पावन ब्राह्मण बनेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जो जीत है उसमें आरएसएस का योगदान है सबसे बड़ा, तो इसलिए आरएसएस की चॉइस का चीफ मिनिस्टर बनेगा और आरएसएस की चॉइस चित्त पावन ब्राह्मण। तो वह जो मराठों का इलाका, और जिसमें कि शिंदे को आपने बनाया ही इसीलिए था कि मराठों के वोट मिले, और मिले भी, आपको बताया जा रहा है जैसा कि, तो उसके बावजूद आपने धक्का दे दिया। तो शिंदे को तो चलो रियलाइज हो गया, उनको वो एक पोजीशन पे है, रियलाइज हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे वो तो एक अभी भविष्य बताएगा। लेकिन जो ये जिन निचले तबकों की जो बात आप कर रहे हैं, इनके पास तो कोई ठौर ही नहीं है। आप घर जाएंगे तो आपके यहाँ तो 5 किलो राशन की लाइन में खड़ी है आपकी माँ। आपके घर में सिलेंडर के खरीदने के पैसे नहीं है। आपके घर के लोग लकड़ी काटने जाते हैं जंगल से जब वो खाना बनाते हैं। आपको रोजगार नहीं है। आपको 200 रुपए किलो अरहर की दाल है, आपको 600-700 रुपए किलो जीरा है, आपको तेल 200 रुपए किलो है, आपको सरसों का। तो आपको पता है, आपको घर जाएंगी तो आप, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि उनका रियलिटी से सामना हो घर की, इसलिए उनको इन कामों में लगा के रखते हैं। कि वहां जो आपने देखा ना संभल में, जो वो नारे लगाते हुए जा रहे हैं मस्जिद के सर्वे के लिए, कानूनी काम हो रहा है आत्मजीत जी, कानूनी काम हो रहा है और उसमें सर्वे लगा रहे। भीड़ कौन है? वही लोग तो है। उसमें किसी बनिए और ब्राह्मण के लड़के हो तो आप दिखा दीजिए मुझे। और ये जो झगड़े, इनका मकसद ही है ये कि किसी भी तरीके से ये इन लोगों के इस्तेमाल करके, जो हमारे साथ इस वक्त, क्योंकि वोट के लिए ये लोग हिंदू हैं, इनके साथ में जो दलित और ओबीसी हैं वो तभी हिंदू हैं जिस वक्त इनको वोट की जरूरत है उनके, या उनके समर्थन की जरूरत है मुसलमानों से लड़ने के लिए। उसके जब वो चीज नहीं होती तो क्या होता है? तब वही होता है कि जब पेशाब करते हैं उसके मुंह पे, या उसको दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं, तब उसको मूंछ रखने के ऊपर आप उसके साथ मारपीट करते हैं, जब वो आपके काम का नहीं होता। लेकिन वही फिर आप जिस वक्त वोट लेने होते तो मोदी जी पैर धोने लगते हैं इलाहाबाद में जाके उनके। तो ये इतने बदरूपी लोग हैं। जी हाँ, तो ये जो है वो किसी मुगालते में न रहे ओबीसी और जो दलित तबके के लोग हैं, नंबर उनका भी आएगा। जी, नंबर उनका भी आएगा। वैसे ये मृणाल पांडे का एक बड़ा अच्छा ट्वीट था जिसमें उन्होंने मराठा हिस्ट्री का हवाला देते हुए 1774 में नाना फडणवीस ने रघुबा के प्लान खताब करके चीफ मिनिस्टर पेशवा के बने थे। तो ये नाना फडणवीस से 1775 से जो आपने बताया ब्राह्मण ये पेशवा जी, तो ये सब तो पहले से चलता आ रहा है। और जो आपने कहा कि सबका नंबर आएगा, तो मुझे वो 4 लाइनें याद आ जाती हैं। जलते घर को देखने वालों, फूस फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए जलील राठौर साहब और मीनू जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। से धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।